क्या चल रहा है समीर जी महाराष्ट्र की सरकार में? बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हैं फडणवीस जी। देखिए, दोनों मामले में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सुरक्षा कटौती का मामला है, तो ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा एकनाथ शिंदे के विधायकों और सांसदों को इसलिए दी गई थी कि जब वो एकनाथ शिंदे के साथ लौटकर आए थे और ये आरोप कहा जा रहा था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। अब उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में कई सांसद चुनाव हार गए, कई विधायक चुनाव हार गए। अब उन्होंने इस तरह का खतरा नहीं है, तो गृह मंत्रालय ने रिकमेंड किया कि वाई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा है उनके पास, वाई सिक्योरिटी नहीं है, सबको एक एक गनर दिया गया है, तो सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है। और ओएसडी की बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का मामला उठाया था और एकनाथ शिंदे से कहा था कि कई ओएसडी की शिकायतें आ रही है कि वह तमाम तरह के लेन देन कर रहे हैं मंत्रियों के साथ मिलकर, इस मामले पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उस समय इस बात के बहुत ज्यादा तवज्जो दिया नहीं गया। अब देवेंद्र फडणवीस जब मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और 39 उनके जो कैबिनेट के मंत्री, उनकी जब पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने सब मंत्रियों से बोल दिया था कि भाई आप जिसका नाम रिकमेंड करना कर सकते हो करो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड करो जो किसी भी विवाद में ना रहा हो और मुझे बताया कि किसके साथ किसका संपर्क जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है 124 लोगों के नाम लोगों ने दिए थे, 109 लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकृत कर दिया है और ये बोल दिया कि भाई जो दलाली करता हो, जो फिक्सर हो, जो लेन देन में शामिल हो। आप खोल के ये भी तो कह रहे हो कि मेरे मंत्री फिक्सर लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो यही तो मतलब हुआ। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को संदेश दे दिया है, उन्होंने अजित पवार को संदेश दे दिया है कि भाई आपके मंत्री इस तरह के लोगों को ओएसडी ना रखे जो लेन देन करे, आपके लिए लाइजनिंग करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे लग रहा है कि गठबंधन की सरकार है, उनको जरूरत ना है तो गठबंधन की सरकार, ऐसे तेवर चल जाते हैं क्या? थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक हकीकत है सौरभ। मैं जानता हूं कि दिल्ली में आप देखेंगे ना कि सरकारें बनने बदलने, चुनाव से पहले ऐसे फिक्सर्स जो है ना अपनी दुकान बनाने, अपनी सारी एक्सरसाइज करने में लगे रहते हैं और बहुत जगहों पर होता है। और यदि आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने जब ये पीएस और ये बात हुई थी तो उन्होंने भी साफ किया था कि कोई इस तरह के लोग, बल्कि उन्होंने तो कहा कि परिवार के लोग भी किसी के पर्सनल सेक्रेटरी मतलब पीएस और पीए नहीं बने। तो ये कोई उनको एक लाइन यहाँ से दिल्ली से भी मिली हुई है, थोड़ी सी मुश्किल होगी। और 125 में से 109 लोग कर दिए हैं, तो 15 लोगों में से हो सकता है किसी पर कुछ बात हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये स्टेप उनकी सरकार की इमेज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है सरकार के लिए। देवेंद्र फडणवीस के ऑपरेट करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनको फुल मैंडेट है, खुलकर करो जो करना। नहीं, बिल्कुल, देखिए फुल मैंडेट तो उनको है ही। उसका कारण है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, 132-135 सीटें उसकी आई हैं, तो जाहिर है पूरे चुनाव के केंद्र में देवेंद्र फडणवीस ही नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, और मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहद भरोसेमंद है, संघ के भी भरोसेमंद है, तो फुल मैंडेट तो है ही उनको। और दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस एक मैसेज भी देना चाहते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो आगे की जो राजनीति है, देवेंद्र फडणवीस उसके एक बड़े प्लेयर हैं। जो भविष्य की मोदी जी के बाद की जो नेतृत्व की जो पंक्ति है, उसमें देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग जो है ये बड़े, तो देवेंद्र फडणवीस भी एक गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहते हैं। आप याद कीजिए, जब अडवाणी जी और अटल जी के टाइम में मोदी जी गुजरात में गुड गवर्नेंस का मैसेज दे रहे थे, तो सारे मुख्यमंत्रियों में होड़ थी कि शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी या वसुंधरा राजे, और उसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी मेरा सबसे आगे निकले। मेरा सेकंड टर्म में मेरी छवि क्या रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है 2029 में जब फैसला होगा तो ये सब चीजें देखी जाएंगी कि गवर्नेंस किसकी अच्छी है। बीजेपी के और मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा फ्री हैंड है क्या फडणवीस जी को?